हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है हम सब इस समय यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं और आज हम आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास के पोर्शन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए जो बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन है। और आगे और भी हम मध्यकालीन भारत की आधुनिक भारत के इतिहास से और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो ये जो आज का हमारा लेक्चर है, यानी जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ये यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका, यूपी ट्रिपल एससी पेट, वीडियो और यूपी कांस्टेबल, इन सब एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आ जाते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोला चोल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। इसको ऑप्शन दिया हुआ है वीर पांड्या, कट्टाबोमन, राजा राज चोल, मार्तंड वर्मा या फिर हैदर अली। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा। कोला चोल का युद्ध 1741 ईस्वी में राजा मार्तंड वर्मा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। किसके साथ? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है ये हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि जिसमें त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को परास्त कर दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1605 ईस्वी में आई थी। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे बनता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कब आई थी, तो इसका आप आंसर करेंगे 1605 ईस्वी में। जो भी हम क्वेश्चन से हट करके पॉइंट बता रहे हैं आप वो नोट करते चलिए, क्योंकि कोई ऐसा कंफर्म नहीं है कि जो ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेम यही क्वेश्चन आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ घुमा कर पूछा जाए या फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप कॉपी पेन ले करके नोट करते चलिए और ध्यान से एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ते चलिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1234 ईस्वी, 1661 ईस्वी, 1394 ईस्वी या फिर 1498 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1498 ईस्वी। वास्को डिगामा जो था वो कालीकट में उतरा। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया या फिर वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचे। इसमें तो लिखा हुआ उतरा, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1498 में। ये जो थे, ये वास्को डिगामा जो थे ये पुर्तगाली नाविक थे। कौन थे? पुर्तगाली, यानी पुर्तगाल के थे, पुर्तगाली नाविक थे जो कि 20 मई 1498 को मालाबार के कालीकट के तट पर पहुंचे थे। और जो आपका कालीकट है वो कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। वहाँ के शासक जमोरिन ने इनका वास्को डिगामा का स्वागत किया था और 1502 ईस्वी में वो पुनः भारत आए थे। एक बार 1498 आए, फिर चले गए, उसके बाद में 1502 ईस्वी में वो फिर दोबारा से भारत आए थे और 1524 ईस्वी में वो तीसरी बार भारत की यात्रा पर आए थे। एक बार तो वो 1498 में आए, दूसरी बार वो आए 1502 में, और तीसरी बार की अगर बात करेंगे तो तीसरी बार जब वास्को डिगामा आया तो 1524 ईस्वी में आए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 1748 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी या फिर 1782 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, 1757 ईस्वी। प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला जो थे वो पराजित हो गए थे और अंग्रेज़ों द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की ओर से सेनापति जो था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए, इस क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं बता रहे हैं आपको। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो आपका प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे वो हार गए थे और अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से जो सेनापति थे वो कौन थे? वो रॉबर्ट क्लाइव थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है
82 लाख रुपए, 26 लाख रुपए, 44 लाख रुपए या फिर 68 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 लाख रुपए। इसमें आपको बताना है कि बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो 26 लाख हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1616 ईस्वी में, या फिर 1650 ईस्वी में, 1630 ईस्वी में, या फिर 1670 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 1616 ईस्वी में पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इसमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? इसका ऑप्शन दिया हुआ है हैदर अली, टीपू सुल्तान, संभाजी या फिर शिवाजी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। यानी ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से जिसने मदद मांगी थी वो थे टीपू सुल्तान। और आपको ये भी बता दें कि टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? वो मैसूर के शासक थे। और ये किसके लड़के थे? तो ये हैदर अली के लड़के थे। हैदर अली के लड़के थे। इनके फादर का नाम था हैदर अली। और हम आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। श्रीरंगपट्टनम को जो है ये अपनी राजधानी बनाए थे। और श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेजों ने 1799 ईस्वी में, कब? 1799 ईस्वी में सुल्तान को हराया था। यानी जब इनकी लड़ाई हुई थी श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों के साथ में, तो फिर क्या हुआ था कि ये अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था और मैसूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1800, 1805, 1806 या फिर 1809। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1809। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत में पहली यात्रा ट्रेन कब और कहाँ चली? आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले जो हमारी ट्रेन होती है यानी रेलगाड़ी वो कब और कहाँ चली थी? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1953 ईस्वी, 1825 ईस्वी, 1853 ईस्वी या फिर 1840 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1853 ईस्वी। 1853 ईस्वी में जो चली थी वो पहली यात्री ट्रेन चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से लेकर के थाने के बीच जो चली थी वो हमारी पहली ट्रेन चली थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया था? इसमें आपको बताना है कि जो भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे उन्होंने सती प्रथा को कब खत्म करने का कानून जो है पारित किया था? तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है 1819 ईस्वी, 1825 ईस्वी, 1829 ईस्वी या फिर 1832 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1829 ईस्वी। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए वर्ष 1829 में एक कानून पारित किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? इसको ऑप्शन दिया हुआ है अवध, मैसूर, पूना या फिर तंजौर। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैसूर। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने किसका किया था? सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। और ये जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य अगर बात किया जाएगा, इसमें तो आपका दूसरा पूछा गया, अगर पहले राज्य की बात किया जाएगा तो जो पहला राज्य था वो था हैदराबाद। पहला राज्य था हैदराबाद और जो दूसरा राज्य था संधि को स्वीकार करने वाला वो था आपका मैसूर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? इसका ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इनके शासनकाल में सिविल सेवा जो है वो प्रारंभ की गई थी, और इनको हम एक नाम से और जानते हैं, इन्हें सिविल सेवा का जनक माना जाता है। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बोलते हैं, सिविल सेवा का जनक बोला जाता है, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1854 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1857 ईस्वी या फिर 1858 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग या फिर लॉर्ड रिपन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है, और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे कि अधिनियम XB 1856 भी कहा जाता है, ये 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। तो इसमें आपको बताना है कि किसके द्वारा जो है ये पारित किया गया था। इसका ऑप्शन दिया हुआ है हार्डिंग, ऑकलैंड, कैनिंग या फिर मेटकाफ। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी से जानेंगे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है वो हिंदू विधवा पुनर्विवाह 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया? इसका ऑप्शन दिया हुआ है मिंटो, कर्जन, चेम्सफोर्ड या फिर इरविन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में। आप लोग ध्यान से लिखते चलिएगा, साथ साथ पढ़िए, उसके साथ आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, उसे लिखते चलिए। बार बार हम आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 2-3 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। अब जैसे इसमें सन नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार को संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन दिया हो 1903 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1912 ईस्वी या फिर 1939 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन के स्थान पर 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था, और जॉन मार्ले को भारत का सचिव बनाया गया था। क्या बनाया गया था? जॉन मार्ले को भारत का सचिव बनाया गया था। और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया है, सामान्यतः मार्ले मिंटो की सुधार के नाम से जाना जाता है। जो हमारा 1909 का अधिनियम है, भारतीय परिषद अधिनियम है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? इसका ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन, विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड अस्थायी उपनिवेश या फिर अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। यह भू कर व्यवस्था 1793 ईस्वी में अस्थायी कर दी गई थी। किस ईस्वी में? 1793 ईस्वी में अस्थायी कर दी गई थी। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक जो होता था वो जमींदारों को प्रदान किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ? इसका ऑप्शन दिया हुआ है झांसी, सतारा, करौली या फिर संभलपुर। तो इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतारा। लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के या विलय नीति का आरंभ किया था, व्यक्तिगत सिद्धांत या फिर विलय नीति का आरंभ किया था, और इसी सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कई प्रदेशों का जो था वो क्रमशः अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया था।
से सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर तथा करौली। इसी प्रकार डलहौजी की विलय नीति का जो प्रथम शिकार माना जाता है वो सतारा माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत में गवर्नर जनरल कौन था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड मेयो। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। आपको बताना है कि जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे उनसे पहले भारत में गवर्नर जनरल कौन था। जो ये हमारे राजगोपालाचारी हैं ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तब आप इन्हें टिक नहीं करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, और अंतिम भी यही थे। अंतिम गवर्नर जनरल यही थे और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही थे। लेकिन इसमें यह भी पूछा गया है कि राजगोपालाचारी से पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, 1947 ईस्वी में बात करें तो मार्च 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल पद के लिए शपथ ग्रहण किया था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भारतीय थे, ऐसा अगर आएगा कि प्रथम कौन था तो आप इनको टिक नहीं करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, क्लीमेंट एटली या फिर सिरिल रैडक्लिफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सिरिल रैडक्लिफ। जो है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सिरिल रैडक्लिफ। और फिर और आपको एक बात और बता दें कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मतलब क्या बता दें जो सीमा रेखा है उसका नाम भी है रैडक्लिफ रेखा। रैडक्लिफ रेखा के नाम से उसे जाना जाता है। बस बच्चों आज के लिए इतना ही। और आपको हम ये बता दें कि अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं लिया है जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास का है तो उसका लिंक अभी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हमारे 2 लेक्चर हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आप उसको देख लेंगे तो वो बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन है और जितने क्वेश्चन उसमें हैं वो सारे क्वेश्चन UPSSC के किसी न किसी परीक्षा में किसी न किसी वर्षों में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप जा करके वहाँ से मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन ले लीजिएगा। और आपको एक बात और बता दें, अगर आप सब टेस्ट देना चाहते हैं यानी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप अभी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप आ करके वहाँ से जुड़ जाएं, जिससे कि आपका मॉक टेस्ट होता रहे तो आप अपने आप को नाप सकें कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है। जो लेक्चर लिया जाएगा उसी लेक्चर से आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और फिर हम आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दें। अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।